मैं रविंद्र कुमार, वरिष्ठ अध्यापक सामाजिक विज्ञान, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जेके बाई रवि सर में। आज अपन कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर संसाधन विकास के बारे में अध्ययन करेंगे। संसाधन एवं विकास। संसाधन क्या होता है? ऐसी प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकता की पूर्ति करती है उसे क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। और उससे हम क्या करते हैं? विकास करते हैं अपना देश का, अपने स्वयं का, अपने परिवार का, अपने समाज का। तो यही चैप्टर है संसाधन विकास। संसाधन यानी ऐसी प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकता की पूर्ति करती है उसे हम संसाधन कहते हैं। ये तुम्हारे अध्याय बोर्ड एग्जाम के अंदर कुल 3 नंबर का रहेगा, जिसमें एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा 1 अंक का और एक लघुत्तम प्रश्न रहेगा 2 अंक का। 3 नंबर के से प्रश्न आएंगे। अवनालिका द्वारा सर्वाधिक मृदा अपरदन किस क्षेत्र में होता है? अवनालिका है नदी द्वारा। अवनालिका क्या होती है? नदी द्वारा सर्वाधिक मृदा अपरदन राजस्थान में किस क्षेत्र में होता है? तो साथियों चंबल बेसिन के अंदर। कहाँ पे होता है? चंबल बेसिन, चंबल नदी के अंदर। और चंबल नदी कहाँ पर ज़्यादा है? कोटा के अंदर। कहाँ पर? कोटा। निकलती कहाँ है ये? एमपी से। चंबल नदी निकलती है मध्य प्रदेश से, एमपी मध्य प्रदेश से। और सबसे ज़्यादा इसका जो अपरदन होता है वो कोटा जिले के अंदर। काजू की फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मृदा। काजू की फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मृदा कौन सी है? लाल लेटराइट मृदा। कौन सी मृदा है साथियों? लेटराइट मृदा है, जो कि साउथ भारत में पाई जाती है, दक्षिण भारत में पाई जाती है। लेटराइट मृदा, लाल लेटराइट मृदा काजू की फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मृदा मानी जाती है। लेटराइट शब्द का ग्रीक भाषा के किस शब्द से लिया गया है? लेटराइट शब्द है वो ग्रीक भाषा के लेटर से लिया गया है। किससे? लेटर से, जिसका अर्थ होता है ईट। क्या होता है? ईट। रेगड़ मृदा किस मृदा को कहा जाता है? तो काली मृदा कहा जाता है। रेगड़ मृदा काली मृदा कहा जाता है। काली मृदा में सबसे ज़्यादा क्या होता है? कपास होता है। क्या होता है साथियों? कपास। इसलिए इसे कपासी मृदा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कपासी मृदा भी। आयु के आधार पर पुराना जलोढ़ को किस नाम से जाना जाता है? बांगर। क्या कहते हैं? बांगर। जलोढ़ कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है बांगर और एक होता है खदर। जो पुराना जलोढ़ है उसे बांगर बोलते हैं। जो नया जलोढ़ है, बिल्कुल नया बना है अभी नदी द्वारा, जलोढ़ यानी नदी द्वारा, नदी जब आती है तो अपने साथ बहुत सारी मिट्टी गाड़ लेके आती है, उसे जलोढ़ बनता है। तो नदी द्वारा लाई गई मिट्टी है ये जलोढ़। जो पुरानी मिट्टी होती है, पुराने गार्ड होते हैं, उसे तो बांगर कहते हैं। जो नई मिट्टी है या नई जो गार्ड होते हैं उसे खादर कहते हैं। आयु के आधार पर नई जलोढ़ को किस नाम से जाना जाता है? तो खादर। क्या बोलते हैं? खादर। तो सीधी भाषा में समझो साथियों, अगर अपन नई चीज़ खावा पुरानी चीज़ खावा, बासिड़ी चीज़ खावांगे आप, बासिड़ी चीज़ ने खावा ना आप बढ़िया चीज़ खावा। बढ़िया चीज़ खावा मतलब खाबाड़ी चीज़। कहिए खाबाड़ी चीज़। जो खावा तो नहीं खावा, कसी खावा अपन नहीं खावा, चीज़ ने नहीं खा रहा। तो ध्यान रखो, जो नए जलोढ़ मतलब नई खादर की बात हो रही है ना, नया खादर की बात हो रही है। और पुराणो मतलब बासिड़ो जानो, जो आपने नहीं खावा पा देख 2 दिन पहले को रहे हुए बांगर है बांगर बासिड़ो, तो ये ना बांगर पुराना शान रिलेट कर जो, ताकि एग्जाम तक सही होवे, गलत नहीं होवे। समझ में आ रही? पर्वतीय क्षेत्र की तलहटी में बने क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? पर्वतीय क्षेत्र यानी पर्वत होता है जो उसकी तलहटी में, उसके नीचे जो क्षेत्र होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो एक तो उसे द्वार कहते हैं, चौक कहते हैं, तराई क्षेत्र कहते हैं। क्या बोलते हैं? तराई क्षेत्र। जैसे पर्वत है उसके जो नीचे वाला क्षेत्र है उसे क्या बोलते हैं? बिल्कुल नीचे वाला क्षेत्र, उसे अपन तराई क्षेत्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तराई क्षेत्र बोलेंगे। राष्ट्रीय वन नीति 1952 द्वारा निर्धारित वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत वांछित है? यानी राष्ट्रीय वन नीति कब लागू हुई? पहला प्रश्न यही है, 1952 में हुई। कब हुई राष्ट्रीय वन नीति? 1952 में लागू हुई। उसके द्वारा निर्धारित यानी उसने एक घोषणा की पूरे भारत के अंदर कि इतने प्रतिशत वन होने चाहिए। कुछ इसने क्राइटेरिया बनाया है। कितने % वन होने चाहिए? तो 33%। कितने? 33% वन होने चाहिए। इसने कुछ क्राइटेरिया बनाया है। भारत में निम्नलिखित भूमि है। निम्नलिखित भूमि ऐसी भूमि जो उपयोग में नहीं आ रही है, बंजर हो चुकी है। कैसी हो चुकी है? बंजर हो चुकी है, उपयोग में नहीं आ रही है। मानव ने ज़्यादा उसका उपयोग कर लिया है, अतिशोषण कर लिया है, उसमें ज़्यादा रासायनिक खादों का ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया है। इससे वो भूमि अब खेती योग्य नहीं रही है। तो कितने हेक्टेयर भूमि है ऐसी? तो 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि है। कितनी भूमि है भारत के अंदर? पूरी 13 करोड़ ऐसी भूमि है जो बिल्कुल क्या हो गई? खराब हो चुकी है, बंजर हो चुकी है। भारत में विभिन्न प्रकार की भू आकृतिक भागों का प्रतिशत है। भू आकृतिक भाग यानी भारत में अलग अलग आकृतियाँ है, उसका जो भाग है वो क्या क्या है? जैसे भारत के अंदर 43% मैदान है। क्या है? मैदान। सबसे ज़्यादा भारत में क्या है? मैदान है। वो कितने % है? 43% मैदान है भारत के अंदर। फिर 30% पर्वत है भारत के अंदर। क्या है? 30% पर्वतीय क्षेत्र है भारत के अंदर 30%। और 27% भाग पठारी है। 27% भाग ऐसा पठारी
पर्वत तो बहुत ऊपर होते हैं, पर्वत ध्यान रखना साथियों, बहुत ऊपर पर्वत होते हैं। पठार होते हैं वो थोड़े नीचे होते हैं। पठारी भाग कितना 27%, और पर्वत कितना है 30%, और मैदान कितना है 43%। पुस्तक स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल के लिखे कौन है? सुमेसर। कौन है? सुमेसर। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वप्रथम संसाधन संरक्षण की वकालत कब वे किसने की? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, पूरे विश्व स्तर पर सर्वप्रथम संसाधन को बचाने की वकालत, संसाधन संरक्षण है संसाधन को बचाने की वकालत, संसाधन संरक्षण की वकालत कब हुई? किसने की? तो 1968 में हुई। कब हुई? 1968 में हुई। क्लब ऑफ रोम में, क्लब ऑफ रोम एक जो रोम है वहाँ पर एक क्लब बनाया गया, वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वप्रथम बात की हमें सबको मिलकर पूरे विश्व में संसाधन को बचाना चाहिए, ऐसी वहाँ पर बात हुई थी। और इसने एक पुस्तक भी प्रकाशित की थी जिसका नाम था द लिमिट्स ऑफ ग्रोथ। पूछ लेंगे एग्जाम में, क्लब ऑफ रोम में कौन सी पुस्तक प्रकाशित की थी? द लिमिट्स ऑफ ग्रोथ, और ये हो प्रकाशित हुई 1972 के अंदर, 1972 के अंदर द लिमिट्स ऑफ ग्रोथ प्रकाशित हुई थी। अब एजेंडा 21, एजेंडा 21 क्या है? यानी 21 बिंदु है जिसपे सभी सरकारों को, स्थानीय सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, जो भारत सरकार हो, जो विश्व को कोई सी भी सरकार हो, सभी को एजेंडा 21 को अपनाना था। 21 बिंदुओं पर अपने यहाँ पर काम करना था प्रत्येक स्तर पर। ये कब अपनाया गया? तो 1992 में अपनाया गया। 1992 में जो प्रति सम्मेलन हुआ था रियो डी जेनेरियो ब्राजील के अंदर, वहाँ पर इसको एजेंडा 21 को अपनाया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? तो भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास को हासिल करना, यानी भूमंडल पर सतत पोषणीय विकास, लगातार विकास चलता है, इस चीज़ को हासिल करना था भूमंडल के अंदर। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? ध्यान रखना साथियों 1992 में। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर के अंदर हुआ था। उसी के अंदर एजेंडा 21 को अपनाया गया था। अपनी पृथ्वी को बचाने के लिए ये सम्मेलन हुआ था। इसमें सभी राष्ट्राध्यक्षों ने, जितने विश्व के राष्ट्राध्यक्ष है सभी ने इसमें भाग लिया था एजेंडा 21 में, और अपनी पृथ्वी को बचाने के लिए अलग अलग तर्क दिए थे। उसके बाद एजेंडा 21 निकला था, और सतत पोषणीय विकास की अवधारणा वहीं से मानी जाती है कि पूरा विश्व में कैसे विकास होना चाहिए? सतत पोषणीय होना चाहिए। समुद्र में कितने किलोमीटर तक पाए जाने वाले संसाधन राष्ट्र की मर्यादा होती है? समुद्री सीमा तक, समुद्री सीमा तक कितने किलोमीटर? 12 समुद्री मील या 22.5 किलोमीटर, 22 किलोमीटर, लगभग 22 किलोमीटर ना, 12 समुद्री मील तक जो भाग होता है वो उस देश की संपदा होती है। जैसे ये भारत है, अब यहाँ अपने क्या है? समुद्र है, यह समुद्र है, तो यहाँ से लगाकर कितने? यहाँ से लगाकर 22 किलोमीटर, यहाँ से लगाकर कितने? 22 किलोमीटर का जो क्षेत्र है वो भारत की संपदा मानी जाएगी। फिर दूसरा देश की संपदा स्टार्ट शुरू हो जाती है। वे भूमि जहाँ एक कृषि वर्ष या उससे कम समय में खेती न हो की गई हो क्या कहलाती है? वे भूमि जो एक साल में, ऐसी भूमि जहाँ एक साल से खेती नहीं कर रहे हो या उससे ज़्यादा समय से, एक साल या एक साल से ज़्यादा समय तो वो ऐसी पड़ी है भूमि नहीं कर रहे हैं, उसे क्या बोलते हैं? पड़ती भूमि। पड़ती है पड़ी भूमि आप कहवा कोने की वह अपना खेती इतनी पड़ी है, आप काम ही नहीं ले रहा विनय यहाँ, क्योंकि वह बंजर हो चुकी है, जिन्हें आपने पड़ती भूमि के वहाँ पड़ती भूमि है ना साथियों। वे भूमि जहाँ 1 से 5 वर्ष से खेती नहीं की गई हो, पुरातन प्रतिभूमि, पुरातन यानी बहुत पुरानी प्रतिभूमि, जहाँ 5 साल तक कोई काम ही नहीं आ रहा हो, पड़ी ऐसी पड़ी हो भूमि, क्यों अपन जहाँ पे बड़े खेती करवा जावा तो कहीं हो ही कोई बीघा महीने तो बिना पैन पड़क छोड़ दे वहाँ अपना गाय भैंसे चरावा के लिए, बेचारा हो गया गाय भैंसे चरावा, बिना बोले पुरातन प्रतिभूमि यानी पुरानी प्रतिभूमि। और नई प्रतिभूमि वर्तमान प्रतिभूमि जहाँ 1 वर्ष से खेती नहीं कर रहे हो, 1 वर्ष से खेती नहीं कर रहे हो उसे वर्तमान प्रतिभूमि, जहाँ 5 साल से खेती नहीं कर रहे हो वहाँ पुरातन प्रतिभूमि। कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मृदा कौन सी है? तो काली मृदा है। कौन सी है कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त? काली मृदा पाई जाती है सबसे, जो कहाँ पाई जाती है? दक्षिण भारत के अंदर। कहाँ पाई जाती है सबसे ज़्यादा? दक्षिण भारत के अंदर पाई जाती है। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों के प्रकार बताइए। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों के प्रकार है जैव और अजैव। 2 प्रकार के संसाधन होते हैं, एक जैव है और अजैव। जैव संसाधन जिसमें जीव पाया जाता है, जैव संसाधन जिसमें जीव पाया जाता है, अजैव संसाधन जिसमें जीव नहीं पाया जाता है। समाप्यता के आधार पर संसाधन के प्रकार बताइए। समाप्यता यानी समाप्त होने के आधार पर, ऐसे संसाधन जो एक न एक समय समाप्त हो जाएंगे, उसके आधार पर संसाधन के प्रकार है 2 प्रकार, एक है नवीकरणीय और एक है अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन ऐसे संसाधन जिसे हम नया बना सकते हैं, नवीन बना सकते हैं, नया और जो बना सका इन्हें एक बार खत्म हो जाए तो वापिस ना आप नया बना देवा। नवीकरणीय संसाधन, नवीकरण ऐसे संसाधन जिसे हम नया नहीं बना सकते, अगर एक बार आप काम में ले लिया तो दूसरी बार आप बिना काम में नहीं ले सका, वो खत्म हो जाए, बिना बोले नवीकरणीय संसाधन। पंजाब और हरियाणा में शुद्ध बोए से क्षेत्र का प्रतिशत है, पंजाब और हरियाणा में जो जितनी जमीन है, जितनी भूमि है, मुकत्रो बोए क्षेत्र खेती हुआ है तो वह लगभग 80% क्षेत्र पर खेती हुआ है पंजाब हरियाणा में, चित्रो बोए क्षेत्र 80% पर। भारत की कुल
संचित क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर ही कृषि होती है? तो 54% भाग पर है। यानी भारत में जितनी भूमि है संचित क्षेत्र यानी सिंचाई वाले क्षेत्र, भारत में जितने भी सिंचाई वाले क्षेत्र है जिसका 54% भाग पर ही खेती होवे। चादर अपरदन के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी है? चादर यानी वो नदी द्वारा, चादर यानी नदी द्वारा, जल की बात हो रही है पर जल द्वारा, जल अपरदन, चादर अपरदन के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी है? जल कारक उत्तरदायी है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस यानी पूरे विश्व में बात कही गई 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाएंगे और पर्यावरण की रक्षा करेंगे, 5 जून को मनाया जाता है। भारत के किस प्रांत में सीढ़ीदार या सोपानी खेती की जाती है? तो सीढ़ीदार खेती सर्वप्रथम ध्यान रखना चाहते हो कहाँ की जाती है? तो पहाड़ी क्षेत्र के अंदर। कहाँ की जाती है? पहाड़ी क्षेत्र में। वहाँ क्या ज़्यादा बरसात आती है, पहाड़ी के अंदर ज़्यादा बारिश आती है, तो वहाँ पर सीढ़ियाँ बनाकर, ऐसे जो पहाड़ होते हैं वहाँ पर सीढ़ियाँ बनाई जाती है और वहाँ पर खेती की जाती है। तो पहाड़ी क्षेत्र कहाँ का है? उत्तराखंड में पहाड़ी है, हिमाचल प्रदेश में पहाड़ है, सिक्किम में पहाड़ है, असम में और मेघालय में। तो ये जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर कैसे की जाती है? सीढ़ीदार व सोपानी खेती की जाती है, सीढ़ीदार व सोपानी खेती। ध्यान रखना साथियों। अगला है भारत। अब लघुरात्मक प्रश्न देख लेते हैं अपन। भारत में भू निम्नीकरण के कारण को समझाइए। भूमि निम्नीकरण के कारण यानी भूमि जो खराब हो रही है, बंजर हो रही है, उसके क्या कारण है? भारत के अंदर जो ऐसे पड़त भूमि छोड़ देते हैं अपन, उसके क्या कारण है? तो जल के कारण मृदा अपरदन होता है। भारत में जो भूमि निम्नीकरण है वो उसके कारण है जल के कारण मृदा अपरदन। जो तेज बारिश आती है उससे भूमि का कटाव हो जाता है। देखिए उन्हें अपना तेज बारिश आता है तो बड़ा बड़ा खड्डा पड़ जावे, तुम बाप मृदा कट जाओ, खेता में भी सब बड़ा बड़ा खड़ा पड़ जाओ, खड्डा पड़ जाओ, तो वह जमीन के काम की कौन है? बिना आपको बोला जल के द्वारा मृदा अपरदन। एक अति सिंचाई के कारण जलाक्रांतता होना, ज़्यादा सिंचाई कर दे वहाँ पर कोई खेत है ज़्यादा सिंचाई कर दे वहाँ तो खेत कहीं हो जाए खराब हो जाए, अभी कभी जलाक्रांता दलदली क्षेत्र हो जाए, जलाक्रांता हो जाए। अति पशुचारण व वनोन्मूलन के कारण, अति पशुचारण अपा की करा कोई खेत का मैंने अति पशुचारण करा देवा, ज़्यादा पशु चरवा देवा तो कि वो खेत धीरे धीरे जो उत्सरता रहे वो धीरे धीरे खत्म होती जावे। जो भी कमें जो छोटा छोटा जीव रहे वे आपका गया भैंसा का पगमू मर जावे। अति पशुचारण मुँह। एक वनोन्मूलन यानी वनों को आप नाश कर दिया, लगातार वन को काट रहा, इमो कहीं हो रहा अपना खेत खत्म हो रहा, पर्यावरण संकट में है। वनोन्मूलन। मृदा का लवणीय व क्षारीय होना। जो मृदा है उसके अंदर लवणीय यानी ज़्यादा नमक की मात्रा होना, क्षारीय होना, नमक की मात्रा है यानी ज़्यादा नमक की मात्रा भूमि की हो जाए व निम्नीकरण हो जाए। उद्योगों से निकले अपशिष्ट या गंदे रासायनिक युक्त पानी अगर उद्योग व आसपास फेंक दिया हुआ है तो भी वो जो गंदो पदार्थ निकले वो भी अपनी मृदा में निम्नीकरण कर दियो, बंजर बना रही है। उद्योगों को निकले पानी। भूमि निम्नीकरण के का उपाय को समझाइए। उपाय यानी अब भूमि जो निम्नीकरण है उसे हम कैसे बचा सकते हैं, उसे हम कैसे दूर कर सकते हैं? जो अपनी बंजर भूमि है उसे हम कैसे वापस सही कर सकते हैं? तो अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सबसे जरूरी बात साथियों वृक्षारोपण, हमें पेड़ लगाना चाहिए। हम सभी को एक प्रण लेना चाहिए। क्या प्रण लेना चाहिए? कि हम हर वर्ष एक पेड़ लगाएंगे। प्रत्येक सदस्य अगर ये प्रण ले ले, हम हर वर्ष एक पेड़ लगाएंगे और उसे पाल पोस कर बड़ा करेंगे। जैसे अपने बेटे को बड़ा करते हैं, जैसे अपने परिवार में सदस्यों को बड़े करते हैं, वैसे ही हम एक पेड़ को बड़ा करेंगे। हर वर्ष एक पेड़ लगाएंगे, हर वर्ष एक पेड़। तो तुम देखना साथियों पूरी धरती कैसी हो जाएगी? वापिस हरी भरी हो जाएगी। ये प्रण लेने की हमें ज़रूरत है और हमें लेना भी चाहिए। हर वर्ष एक पेड़ लगाना चाहिए और उसे अच्छे से बड़ा करना चाहिए। इससे हमारा आने वाला जो पर्यावरण है, आने वाली जो पीढ़ी है वो कैसे रहेगी? सुरक्षित रहेगी। तो भूमि निम्नीकरण के उपाय क्या है? अधिक से अधिक वृक्षारोपण करके तथा वनानुमूलन को रोककर, मरुस्थलीय तथा अन्य क्षेत्रों में होने वाले अति पशुचारण को रोककर, जो मरुस्थलीय क्षेत्र है तथा अन्य क्षेत्र में अति पशुचारण हो रहा है इस स्थिति को रोककर भूमि निम्नीकरण के उपाय को जो भूमि उसे बंजर बनाने से रोका जा सकता है। मरुस्थलीय वे क्षेत्र में अति पशुचारण को रोककर। रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद का उपयोग करके, जो रासायनिक खाद डाल रहे हैं ज़्यादा आजकल खेतों में, जो आप थोड़ी भी कहीं बीमारी लगे, थोड़ी भी फसल में कहीं लागे कीट लगे, आप भाग जार कट लिया वहाँ दुकान पर जा रासायनिक खाद लिया वहाँ पर दवाया छिड़का अनाप शनाप क्योंकि अपनी खेती खराब हो जाए। तो अपन जैविक खाद को इस्तेमाल करना। क्या को करना? जैविक खाद को। जैविक खाद जानो गाय भैंसा खाद है ना, गोबर विको खाद को इस्तेमाल करना। कछुआ खाद है विको खाद को इस्तेमाल करना। एक जनसंख्या वृद्धि को कम करके, जैसे जैसे जनसंख्या वृद्धि हो रही है, जैसे जनसंख्या वृद्धि होगी तो उनमें निवास की समस्या आएगी। और निवास की समस्या आएगी तो वो कहाँ जाएगी? फिर खेतों की तरफ जाएगी। जो अपनी जो कच्ची होगी भूमि है उधर वो मकान बनाएगी। इससे जनसंख्या जो अपनी जो भूमि है वो कम होती जाएगी। संसाधन के अत्यधिक दोहन से होने वाली समस्याएं स्पष्ट करें। जो संसाधन है उसका अत्यधिक दोहन, ज़्यादा दोहन होता है, उस पर क्या क्या समस्या आती है? तो संसाधनों के असंतुलित उपयोग से समाज अमीर व गरीब में बढ़ गया है। यानी संसाधनों के असंतुलित उपयोग यानी इसका जो संतुलन उपयोग नहीं हो रहा है। जो ज़्यादा अमीर है वो ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है और गरीब है वो तो कुछ इस्तेमाल ही नहीं कर रहा है, उसके पास कुछ है ही नहीं है। इसलिए समाज दो भागों में बढ़ गया है। अमीर तो अमीर होता चला गया है और गरीब गरीब होता चला गया है। क्यों? जो संसाधन थे वो सारे का इस्तेमाल किसने कर लिया? अमीर वर्गों ने कर लिया।
संसाधनों के असंतुलित या अंधाधुंध उपयोग के कारण ओजोन परत क्षरण यानी संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग कर रहे हैं। आज अपन पेड़ अनाप शनाप काट रहे हैं, इससे पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है। जल का उपयोग ज़्यादा कर रहे हैं, जल प्रदूषण हो रहा है। उद्योग फैक्ट्रियों का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, संसाधनों का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, वाहनों का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इससे गैस निकलती है। इससे क्या होता है, ओजोन परत का क्षरण हो रहा है। और ओजोन परत का क्षरण होना एक बहुत ही घातक है, क्योंकि ओजोन परत में जब छेद होता है या क्षरण होता है तो उससे बहुत सारी इंसानी बीमारियाँ आती है। हार्ट अटैक है, कैंसर है, चमड़ी का रोग है, वो सारी बीमारियाँ इससे आती है। तो ध्यान रखना, हमें संसाधनों का कम से कम उपयोग करना चाहिए, अंधाधुंध उपयोग नहीं करना चाहिए, उससे सीमित उपयोग करना चाहिए। एक पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, इससे भूमि निम्नीकरण हो रही है, जो भूमि अपनी बंजर होती जा रही है। भूमंडलीय तापमान बढ़ रहा है, वैश्विक तापमान बढ़ रहा है, भूमंडल का तापमान बढ़ रहा है, जिससे अपन देखते हैं मौसम कभी भी बदल जाता है ना। वैश्विक समस्या उत्पन्न हो गई है, सारी वैश्विक समस्या उत्पन्न हो गई है संसाधनों के ज़्यादा उपयोग करने से। कुछ व्यक्तियों के लिए संसाधनों का ह्रास हो रहा है, कुछ व्यक्तियों के लिए, जो कुछ व्यक्ति है वो संसाधनों का ह्रास कर रहे हैं। संसाधनों के अत्यधिक उपयोग के कारण आने वाली पीढ़ियों में इनका प्राप्त नहीं होना भी या कम होना भी गंभीर समस्या है। जैसे अगर अपन संसाधनों को ज़्यादा उपयोग करेंगे तो जो आने वाली पीढ़ी है उनके लिए संसाधन बचेगा ही नहीं। तो ये भी बहुत गंभीर समस्या है। हमें संसाधनों का इस तरह उपयोग करना चाहिए कि आने वाली पीढ़ी भी उनका उपयोग कर सके। इसे क्या बोलते हैं, सतत पोषणीय विकास। क्या बोलते हैं, सतत पोषणीय विकास। सतत करना है विकास, यानी आने वाली पीढ़ी भी उसका बचाव कर सके। सतत पोषणीय विकास, आने वाली पीढ़ी भी उसका उपयोग कर सके संसाधन का। मृदा अपरदन रोकने के उपाय या मृदा संरक्षण को समझाइए। मृदा अपरदन, मिट्टी का अपरदन है, उसे रोकने के क्या उपाय है, और मृदा संरक्षण यानी मृदा को हम कैसे बचा सकते हैं। तो अधिक से अधिक वृक्षारोपण करके, यानी मृदा अपरदन को कैसे रोक सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करके। हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए और वन उन्मूलन को बढ़ावा देना है। वन उन्मूलन को रोक कर, वन उन्मूलन, वन जो काटते हैं वन को, उसको रोक कर ज़्यादा वृक्षारोपण करना चाहिए। जो वन कोई काट रहा है उसे रोकना चाहिए। मरुस्थलीय अन्य क्षेत्रों में होने वाले अति प्रदूषण को रोककर, जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वहाँ पर ज़्यादा प्रदूषण होता है उसे रोककर। जनसंख्या वृद्धि के कारण होने वाली अव्यवस्थित निर्माण कार्य को रोककर, जो जनसंख्या वृद्धि होती है फिर वो निर्माण कार्य करती है, अलग अलग फैक्ट्रियाँ बनाती है, कृषि योग्य भूमि मकान बनाती है, इस चीज़ को रोककर। रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद का उपयोग करके, जो रासायनिक खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं उसके साथ हमें जैविक खाद का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे हम मृदापरण को रोक सकते हैं। पहाड़ी या ढलान वाले क्षेत्रों में सीढ़ी नुमा खेत बनाकर कृषि कार्य करके, यानी पहाड़ी जो ढलान क्षेत्र है वहाँ पर सीढ़ी नुमा खेत बनाकर सोपान कृषि या सीढ़ीदार कृषि करनी चाहिए वहाँ पर। एजेंडा 21 क्या है, ये एक घोषणा है। क्या है, एक घोषणा पत्र है जिसे 1992 में ब्राजील की रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वाधान में राष्ट्र अध्यक्ष द्वारा स्वीकार किया गया। संयुक्त राष्ट्र और विकास कार्यक्रम का सम्मेलन हुआ था, यूएनडीपी। क्या है, यूएनडीपी है ना, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, एक संयुक्त राष्ट्र संघ है। वहाँ जो विकास का सम्मेलन हुआ था वहाँ पर, उसमें एजेंडा 21 को अपनाया गया था ब्राज़ील के अंदर, जिसमें मुख्य 21 बिंदु है जिस पर सभी लोगों को आपस में चर्चा करने की और अपने अपने क्षेत्र में इसे लागू करने की बात कही गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य था भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास को हासिल करना। बांगर तथा खादर में अंतर स्पष्ट कीजिए। बांगर व खादर ये जलोढ़ मृदा के प्रकार है साथियों, तुमसे एग्जाम पूछ लेंगे जलोढ़ मृदा के प्रकार बताइए। तो जलोढ़ मृदा के प्रकार है बांगर व खादर। दो प्रकार की जलोढ़ मृदा होती है, एक होती है बांगर, एक होती है खादर। तो बांगर है मृदा, वो कैसी है, पुरानी है, और पुरानी बासीड़ी यानी बासीड़ी मृदा, पुरानी मृदा है, पुरानी। और खादर यानी खामोशी नई चीज़ है, तो नई मृदा है। बांगर पुराना जलोढ़, तो पुरानी जलोढ़ मृदा की बांगर के नाम से जाना जाता है। जो पुराना जलोढ़ है, जो पुरानी जलोढ़ मृदा है उसे बांगर के नाम से जाना जाता है। बांगर मृदा में कंकड़ ग्रंथियों की मात्रा ज़्यादा होती है, कंकड़ पत्थर, जो कंकड़ पत्थर है उनकी मात्रा यहाँ पर ज़्यादा होती है। देखिए खादर नई जलोढ़, अर्थात नई जलोढ़ मृदा को खादर के नाम से जाना जाता है। जो नई जलोढ़ मृदा होती है खादर के नाम से जाना जाता है। खादर मृदा में बांगर मृदा की तुलना में ज़्यादा महीन कण पाए जाते हैं, यानी बारीक कण होते हैं इसमें, और ज़्यादा उपजाऊ होती है। ध्यान रखना साथियों, खादर मृदा जो सबसे ज़्यादा क्या होती है, उपजाऊ होती है, उपजाऊ, और ये कम उपजाऊ होती है। विकास में संसाधन, प्रौद्योगिकी एवं मानव की भूमिका के पारस्परिक संबंध को स्पष्ट कीजिए। विकास होता है उसमें संसाधन की भूमिका, प्रौद्योगिकी, मशीनों की भूमिका, मानव की भूमिका। तो किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए संसाधनों की उपलब्धता एक आवश्यक शर्त है। किसी भी क्षेत्र का विकास करना है तो उसमें संसाधन होना चाहिए, ये तो पहली आवश्यकता शर्त है। फिर लेकिन संसाधन किसी प्रदेश के विकास में तभी योगदान दे सकते हैं जब वहाँ उपयुक्त प्रौद्योगिकी हो, मशीनीकरण हो,
बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हो तभी वो संसाधन वहाँ पर काम आ सकते हैं। और संस्थागत परिवर्तन किए गए हो, संस्था के सरकार के द्वारा भी परिवर्तन किए गए हो, संस्था के द्वारा भी वहाँ पर परिवर्तन किए गए हो। तो विकास में संसाधनों की उपलब्धता के साथ साथ इसमें प्रौद्योगिकी और मानव संसाधन की गुणवत्ता का भी योगदान होता है, मानव का भी योगदान होता है। संसाधन को उपयोग लेने वाला कौन है? मानव ही तो है। मानव में जितनी बुद्धि होगी उतना ही संसाधन उपयोग में आएगा। संसाधन हमारे हज़ारों साल पहले भी था, लेकिन उस समय उपयोग नहीं हुआ, क्योंकि उसमें उस समय मानव को पता ही नहीं था भाई कौन सा संसाधन क्या काम आ रहा है, क्या नहीं काम आ रहा है, इसलिए वो पढ़े थे। लेकिन जब हमें आज का जो आधुनिक दुनिया है उसमें पता है सभी लोगों को भी कौन सा संसाधन क्या काम आ रहा है, इसलिए नए वैज्ञानिक नए नए आविष्कार कर रहे हैं, नई नई खोज कर रहे हैं, बुद्धि का विकास हुआ है। तो मानव जितना शक्तिशाली होगा, मानव जितना आत्मनिर्भर होगा या बुद्धिशाली होगा, उतना संसाधनों का उपयोग होता रहेगा। संसाधन के वर्गीकरण को समझाइए। संसाधन के वर्गीकरण निम्न प्रकार में किया जा सकता है। संसाधनों को बहुत से प्रकारों में बांटा जा सकता है। वर्गीकरण बांटना उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति संसाधन की उत्पत्ति कैसे हुई है? तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन है जैव एवं अजैव। जैव मतलब जिसमें जीव पाया जाता है, ऐसे संसाधन जिसमें जीव पाया जाता है। जो जीव संसाधन जैसे मनुष्य सारे हो गए, जानवर हो गए, पक्षी हो गए। अजैव संसाधन ऐसे संसाधन जिसमें जीव नहीं पाए जाते, जैसे पेड़ पौधे हो गए, ऐसे संसाधन। समाप्यता के आधार पर, समाप्त होने के आधार पर, जो संसाधन समाप्त होते हैं उसके आधार पर तो दो प्रकार के, तो नवीकरणीय और योग्य और एक अनवीकरणीय योग्य। नवीकरणीय योग्य नहीं ऐसे संसाधन जिसे हम नया बना सकते हैं, ऐसे संसाधन जिसे नया बना सकते हैं वो तो क्या है? नवीकरणीय, नया बना सकते हैं, नया वापस बना, एक बार खत्म होने के बाद अपन वापस नया बना सकते हैं। ये नवीकरणीय संसाधन ऐसे संसाधन जैसे आप नया नहीं बना सकते, एक बार खत्म हो गए तो क्या समझो मतलब खत्म ही हो गए। स्वामित्व के आधार पर, यानी स्वामी, संसाधनों का स्वामी कौन है, संसाधन किसके कंट्रोल में है? तो संसाधन के स्वामी के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं: व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। स्वामी कौन है संसाधनों का? व्यक्तिगत, यानी एक ही व्यक्ति स्वामी है। जैसे अपना खेत, अपना मकान, अपना खेत है, अपना मकान है, अपना एक व्यक्ति स्वामी है, तो वो व्यक्तिगत संसाधन। सामुदायिक संसाधन जिसमें पूरा समाज, पूरा गांव सम्मिलित हो, पूरे समाज की भूमि हो। जैसे एक उदाहरण है शमशान घाट। जैसे शमशान घाट पूरे एक व्यक्ति का नहीं होता है, ध्यान रखना साथियों, ये पूरे गाँव का होता है। शमशान घाट है, बस स्टैंड है, बस स्टैंड एक व्यक्ति का नहीं होता है, पूरी गांव का बस स्टैंड होता है, वो होता है सामुदायिक संसाधन। एक राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एक देश विशेष का, राष्ट्रीय यानी एक देश का संसाधन। ऐसा जो कोई संसाधन एक देश का हो तो राष्ट्रीय होगा, और अंतर्राष्ट्रीय ऐसा संसाधन जो सभी लोगों का हो, जैसे पृथ्वी, पर्यावरण। पर्यावरण क्या एक देश का है क्या? नहीं, ये सभी देशों का है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है पर्यावरण। यानी ये किसके आधार पर? स्वामी के आधार पर। इनका स्वामी कौन है, इनका रखवाला कौन है? विकास के स्तर के आधार पर, विकास के स्तर के आधार पर संसाधन को बांटा गया। संभावी, संभावी यानी संभावना है। विकसित भंडार, पड़े हुए, विकसित भंडार, संचित कोश यानी पड़े हुए। ऐसे संसाधन जो पड़े हुए भी काम में नहीं आ रहे हैं, वो धरती में हैं, लेकिन हमें उसका ज्ञान नहीं है, हमें उसका क्या नहीं है? ज्ञान नहीं है, और आने वाले समय में उसका उपयोग होने लग जाएगा। संचित कोश एक है संभावी संसाधन, एक है विकसित भंडार। अब शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र तथा सकल कृषि के क्षेत्र में अंतर बताइए। शुद्ध यानी बोया गया क्षेत्र, शुद्ध क्या है? बोया गया क्षेत्र। एक है सकल कृषि के क्षेत्र में अंतर। तो शुद्ध क्षेत्र, बोया गया क्षेत्र, वे भूमि जिस पर फसलें उगाई हुई काटी जाती है, वे शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहलाता है। यानी ऐसी भूमि जिस पे हर साल फसल उगाई जाती है, हर साल फसल उगाई जाती है, वे काटी जाती है, उसे क्या बोलते हैं? शुद्ध बोया गया क्षेत्र। सकल कृषि क्षेत्र, एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध बोए गए क्षेत्र में जोड़ दिया जाता है। यानी एक कृषि वर्ष में, एक साल में, एक कृषि वर्ष मतलब एक फसल, जैसे कुछ 6 महीने की फसल होती है तो 6 माह, 6 महीने की फसल होती है ना, बहुत सी बार 6 माह में। तो एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र में, यानी 2 बार, एक बार से अधिक 2 बार से बोए गए क्षेत्र में जो निवल क्षेत्र है उसमें जोड़ दिया जाता है, उसे सकल कृषि क्षेत्र कहलाता है। एक नवीकरणीय और अनवीकरणीय योग्य संसाधनों में अंतर। नवीकरणीय, नवी और अनवीकरणीय, नवी यानी नया बनाना, और अनवी यानी नया नहीं बना सकते, उसमें क्या अंतर है? तो नवीकरणीय संसाधन सतत उपयोग के बाद भी समाप्त नहीं होती है, लगातार उपयोग करने के बाद भी ये समाप्त नहीं होती। कौन सी? नवीकरणीय संसाधन। इनके उपयोग से प्रदूषण नहीं होता है। जो नवीकरणीय संसाधन है इसके उपयोग से प्रदूषण नहीं होता है। जैसे उदाहरण के लिए सौर ऊर्जा, जो सूर्य से प्राप्त ऊर्जा होती है, अपन बहुत सारे घरों में सौर प्लेटें लगी हुई होती है, उससे लाइट बनती है, जो सूर्य से प्राप्त ऊर्जा होती है वो सौर ऊर्जा। एक पवन ऊर्जा, जो हवा चलती है उससे ऊर्जा बनती है, उससे विद्युत बनती है, पवन से क्या चलती है रेगिस्तानी इलाकों में। एक जल ऊर्जा, यानी पानी से भी ऊर्जा बनती है, जल से भी ऊर्जा बनती है। ये कैसे संसाधन? नवीकरणीय है। एक बार अगर सौर ऊर्जा खत्म भी हो गई तो अपन वापस बना सकते हैं, क्योंकि सूरज हमेशा रहेगा, उसकी रोशनी आती रहेगी, उससे अपन नया ऊर्जा बना सकते हैं। पवन हवा चलती रहेगी, उससे अपन वापस विद्युत बना सकते हैं।
अब नवीकरणीय संसाधन भी खत्म होने वाले संसाधन सतत उपयोग के बाद, लगातार उपयोग के बाद भी समाप्त होने का डर है, यानी डर हो जाए, खत्म हो जाएगी, तो उनके उपयोग से प्रदूषण होता है। क्या होता है? इनके उपयोग से प्रदूषण होता है। जैसे कोयला अपन लगातार उपयोग कर रहे हैं, एक समय ऐसा आएगा कोयला क्या हो जाएगा, पृथ्वी से खत्म हो जाएगा। एक पेट्रोलियम भी पृथ्वी से खत्म हो जाएगा और अपन इसे वापस नया नहीं बना सकते कोयला व पेट्रोलियम को। संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, यानी संसाधनों को हमें क्यों बचाना चाहिए? तो संसाधनों के अत्यधिक दोहन व विवेकहीन उपयोग के कारण संरक्षण आवश्यक है। यानी संसाधनों का अत्यधिक दोहन, ज़्यादा दोहन हो रहा है और विवेकहीन यानी बुद्धि के बिना काम में लिया जा रहा है संसाधनों को, इसलिए हमें संसाधनों को बचाव करना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी के लिए बचाया जा सके और पर्यावरण प्रदूषण को रोका जा सके। सतत विकास के लिए संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। सतत विकास के लिए, लगातार विकास के लिए भी संसाधनों का संरक्षण बहुत ही आवश्यक है। संसाधन का नियोजन किस प्रकार कर सकते हैं, संसाधन जो बचाने की प्लानिंग किस प्रकार कर सकते हैं, नियोजन प्लानिंग किस प्रकार कर सकते हैं? तो देश में पाए जाने वाले संसाधनों की पहचान करना, जो देश में कितने संसाधन पाए जाते हैं उसकी पहचान करना चाहिए। संसाधन की गुणवत्ता पे मात्रा का अनुमानित मापन करना चाहिए। संसाधन की गुणवत्ता कैसी है, वहाँ पर मात्रा कैसी है, इसका मापन करना चाहिए मशीनों के द्वारा। देश में पाए जाने वाले संसाधनों से संबंधित विकास योजना लागू करना, अगर देश में किसी क्षेत्र में जो संसाधन पाए जाते हैं तो उनको विकास कैसे किया जा सके, इससे संबंधित योजना लागू करना चाहिए। प्रौद्योगिकी कौशल का विकास करना चाहिए। प्रौद्योगिकी कौशल, अच्छे मशीनीकरण, आधुनिक जो कौशल है उसका विकास करना चाहिए। इससे हम करके संसाधनों का नियोजन कर सकते हैं। अगर ये साथियों यह आपका चैनल आपको पसंद आए, ये आपको क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, सब्सक्राइब करना और ऐसे ही प्यार बनाए रखना। जय हिंद।